कहानी उसी सीन से ही शुरू होती है जहाँ पे एलिसन बैटलफील्ड के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को ही अकेला ही मार दिया होता है। अभी तो एलिसन कमांडर के पास आके कमांडर से बोलने लगता है कि कमांडर मुझे बताइए कि नेक्स्ट बैटलफील्ड कहाँ पे है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि और ज्यादा सोल्जरों की मौत के लिस्ट बने। अभी एलिसन की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसन इन सभी बातों को एम्परर को बता रहा होता है। एलिसन तो अभी एम्परर से ये भी बताता है कि मैंने उसके बाद से कभी भी हेडमास्टर के साथ बात भी नहीं किया, उससे मिला भी नहीं, और मैंने ये भी सुना है मेरे एकेडमी छोड़ने के कुछ साल बाद ही हेडमास्टर भी फ्रंट लाइन में आ गए थे फाइट के लिए। तो आगे से एम्परर अभी एलिसन से बताता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था और जो हेडमास्टर है वो अभी चिंता नहीं है क्योंकि ड्रैगन के साथ फाइट करते करते उनका भी मौत हो गया था। और इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन अपने मन में ही हेडमास्टर के साथ बिताई हुई पुरानी यादों को याद करने लगता है। एलिसन तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एम्परर से पूछने लगता है कि क्या आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था। और इस बात को सुनने के बाद एम्परर भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान और बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए एलिसन से माफी मांगने लगता है। बोलने लगता है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो एलिसन अभी अपना जो गुस्सा है उसे थूकते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता है उस वक्त आपके पास भी और कोई चॉइस नहीं था। अगर मैं किसी भी तरह टाइम को पीछे कर पाता तो मैं जरूर उस टाइम पे भागता नहीं, मैं कुछ अलग ही सॉल्यूशन लेके आता। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को क्राउन प्रिंस के और का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अभी एलिसन के बारे में इन सभी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया होता है। लेकिन अभी क्राउन प्रिंस को लाइब्रेरी के अंदर इतनी जोर से चिल्लाते हुए देखने के बाद अभी मेड्राइन क्राउन प्रिंस को अभी थोड़ा शांत होने के लिए बोलती है। मेड्राइन तो अभी ये भी बताती है कि एलिसन ने तो उस टाइम पे उसकी जो बिलीव है उसकी वजह से बिट्रे भी किया था। और इस बात को बोलने के साथ ही अभी मेड्राइन उदास होते हुए क्राउन प्रिंस से बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी एक गलती की वजह से हम दोनों का ही सिर अभी हवा में लटकेगा। और इस बात को सुनने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए क्राउन प्रिंस बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसे एक्साइटेड मोमेंट में कहानी को बोलना कैसे छोड़ सकती हो, मैं इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस हूँ। तो आगे से मेड्राइन बताती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप क्राउन प्रिंस हो या ना हो, लेकिन मैं इससे आगे और कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अभी तो वो पर्सन भी यहाँ पे आ चुका है। मेड्राइन की ये कहते ही अभी हम लोग कुछ लोगों को इसी और ही आते हुए दिखाए जाते हैं। वो पर्सन यहाँ पे आते ही मेड्राइन एंड क्राउन प्रिंस को बोलता है कि वाह कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग एक डुओ है। एंड इस आवाज को सुनने के बाद वे दोनों ही पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं। तो अभी कैमरा एंगल जैसे ही सामने की ओर जाता है तो अभी हम लोग को एक पर्सन को देखने के लिए मिलता है और ये जो पर्सन है ये इस एम्पायर का थर्ड ड्यूक होता है। बोलने लगता है कि मुझे आशा नहीं था कि मुझे क्राउन प्रिंस को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और तो और मेड्राइन को भी। लेकिन अभी क्राउन प्रिंस ड्यूक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने मन में ही सोचता है कि इस एम्पायर का 3 मोस्ट पावरफुल ड्यूक में से एक आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है। और जैसा कि मैं अभी उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ तो मेरा जो इंटेंशन है उसे रिवील करना सही नहीं होगा। और इन सभी बातों को सोचने के साथ ही क्राउन प्रिंस मेड्राइन के पास जाने लगता है, मेड्राइन को अपने बाहों में पकड़ लेता है और इसके साथ ही मेड्राइन की उंगलियों में किस करते हुए मेड्राइन से धीरे से बोलता है कि मेड्राइन मुझे माफ करना, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ देर ऐसे ही नाटक करो। अभी इन दोनों को इस तरीके से पकड़म पकड़ी करते हुए देखने के बाद जो थर्ड ड्यूक है बोलने लगता है कि मैं तुम दोनों के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेड्राइन तुम भी ये सब कुछ चाहती हो। और एक पिक लेवल 7 क्लास मैजिशियन होने के बावजूद मेड्राइन क्या तुम्हें और भी ज्यादा पावर की जरूरत है। थर्ड ड्यूक की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी क्राउन प्रिंस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। पूछने लगता है कि 7 क्लास मैजिशियन आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। तो अभी थर्ड ड्यूक क्राउन प्रिंस से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मेड्राइन की बैच में 7 रिंग नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज को देखने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि मेड्राइन एक 7 क्लास मैजिशियन है। तो क्राउन प्रिंस बोलता है कि ऐसी बात है क्या, मुझे नहीं पता था इन सभी चीजों के बारे में, मैं तो बस ड्यूक से मेड्राइन को इसलिए हायर करने के लिए बोला था क्योंकि मेड्राइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक मैजिशियन है। क्राउन प्रिंस के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ड्यूक अभी अपने मन में ही बोलता है कि सच में ये क्राउन प्रिंस अभी भी एक बच्चा ही है। और ये सोचने के साथ ही अभी जो ड्यूक है वो यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते इन दोनों से बोलने लगता है कि एटलीस्ट तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो, मतलब एक साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो दूसरों के सामने मत क्या करो। ड्यूक के यहाँ से जाते ही क्राउन प्रिंस भी एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि बाप रे। अभी मेड्राइन को छोड़ने के बाद क्राउन प्रिंस जैसे ही मेड्राइन की ओर देखता है तो क्राउन प्रिंस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। मेड्राइन का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से लाल पीला होने लगता है। मेड्राइन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। हम लोग को पता चलता है कि मेड्राइन जैसा कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक 7th क्लास मैजिशियन है, इसके कारण ही मेड्राइन के साथ ज्यादातर लोग बात ही नहीं करता था, उसके साथ उतना भी ज्यादा घुल मिल के नहीं रहता था और उसे कभी भी कोई भी मर्द इस तरीके से बाहों में नहीं लिपटाया था। और पहली बार फिजिकल कांटेक्ट की वजह से मेड्राइन की दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। देखते ही देखते मेड्राइन यहाँ पे लुढ़क जाती है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिसन एंड रोरिन को देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे एलिसन अभी रोरिन को कैरी करते हुए
लेके जा रहा होता है। एलिसन रोरिन के चेहरे को देखते हुए बोलने लगता है कि शायद से बहुत ही ज्यादा टायर्ड होने की वजह से रोरिन गहरी नींद में जा चुकी है। एलिसन अभी रोरिन को कैरी करते हुए यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन उसके सामने अभी क्राउन प्रिंस आ जाता है। वो भी मेड्राइन को कैरी करते हुए। अभी मेड्राइन को कैरी करता हुआ देखने के बाद एलिसन अपना चोमू जैसे शकल बनाते हुए क्राउन प्रिंस से बोलने लगता है कि अरे बाप रे, मुझे तो तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता ही नहीं था। इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को क्राउन प्रिंस के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस अभी एलिसन से उसे यहाँ पे आने का कारण पूछने लगता है। तो एलिसन अभी बताता है कि क्योंकि मुझे एम्परर से कुछ बात करना था। इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बोलता है क्या मेरे फादर से? एलिसन अभी सोचते हुए बोलता है कि हाँ, और यह चीज तुम्हारे साथ भी जुड़ी हुई है और शायद से एम्परर इस चीज के बारे में तुम्हें कभी ना कभी बताएगा। क्राउन प्रिंस को ये बोलने के साथ ही अभी एलिसन हंसते हुए क्राउन प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी जग जाता है तो यहाँ पे पूरी तरीके से तहलका मच जाएगा। लेकिन इसी समय क्राउन प्रिंस पीछे से एलिसन को रुकने के लिए बोलता है और इसके साथ ही एलिसन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में सुना। क्राउन प्रिंस के मुंह से इस बात को सुनने के बाद एलिसन भी अभी पूरी तरीके से चौंक जाता है। तो क्राउन प्रिंस अभी बोलने लगता है कि ऑब्वियसली मैं मेड्राइन से पूरी कहानी जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा ही बताई है। लेकिन इन सभी चीजों के कारण मेरे दिमाग में एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जब बाहर से पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पे आया था, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन मेरा फादर भी उसके साथ रेकलेसली बात नहीं करता। और जब मैं ग्रेक सिटी गया तब मुझे पता चला कि वो आप है। और मैं आपके बारे में जितना भी सुनता गया, जितना भी जानता गया, मेरे अंदर का जो एक्साइटमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ता गया। मुझे पता चला 3 हीरोज, जिनमें से एक इंसान मतलब एक आर्चमेज जो कि गायब हो चुका है, जिसका की निकनेम था ड्रैगन स्लेयर, जिसने की बहुत सारे सिटीजन्स एंड सोल्जर को भी बचाया। एक ऐसा मैजिशियन जिसने की 7 क्लास मैजिशियन के वॉल को ब्रेक कर दिया और एक 9th क्लास आर्चमेज बना। और अगर सच में आप वही है तो प्लीज मुझे आपकी पावर दीजिए। क्राउन प्रिंस के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। चुपचाप एक ही जगह पे खड़ा ही रहता है, कुछ बोलता नहीं है। और इस सीन के साथ अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एम्परर का सीन दिखाया जाता है। एम्परर अभी बैठे बैठे अपने मन में ही कुछ देर पहले एलिसन ने एम्परर को जो कुछ भी बातें बताया था, मतलब अगर एलिसन समय में पीछे जा पाता तो एलिसन उन सभी चीजों को सही कर देता। इसी बात के ही बारे में एम्परर अभी सोच रहा होता है। एम्परर सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे वही थर्ड ड्यूक आने लगता है। आते आते थर्ड ड्यूक अभी एम्परर से बोलने लगता है कि योर मैजेस्टी, मैंने आज आते आते बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। एलिसन, मैंने सुना है वो डिस्कैपेबल मैजिशियन एम्परर पैलेस में आया था, क्या ये बात सच है? और बाहर मार खाए हुए नाइटो को देखने के बाद मुझे तो ये बात सच ही लग रहा है। तो आगे से एम्परर बोलता है कि थर्ड ड्यूक मुझे माफ करना, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो आगे से थर्ड ड्यूक इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे एम्परर से पूछता है कि आखिरकार आपका इस बात का मतलब क्या है। और थर्ड अभी ये जो थर्ड ड्यूक है बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एम्परर के सामने आने लगता है और थर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और भारी आवाज में एम्परर से पूछने लगता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो थर्ड ड्यूक को अभी एम्परर के सामने ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद आगे से एक नाइट अभी थर्ड ड्यूक को रोकते हुए बोलता है कि प्लीज योर एक्सलेंसी, आप हमारे मैजेस्टी के साथ कुछ रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। नाइट को ये करता हुआ देखने के बाद अभी जो थर्ड ड्यूक है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी ओर घूर के देखता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। इसके साथ ही तो अभी हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलता है कि थर्ड ड्यूक के साथ जो सोल्जर आया था वो तो अभी उस नाइट का जो हाथ है उसे पकड़ के बहुत ही जोर से दबा रहा होता है। थर्ड ड्यूक अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ नाइट से बोल ही रहा था कि तुम्हें कुछ मैनर्स की जरूरत है, लेकिन इसी समय पीछे से एक पर्सन बोलता है कि बहुत हुआ। और इसके साथ ही वो पर्सन तो अभी ये भी बोलने लगता है कि ये एक एम्परर पैलेस है और अगर तुम्हारी बात सच है, वो मैजिशियन अगर यहाँ पे आया है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो बिहेवियर है उसके ऊपर थोड़ा रोक लगाना चाहिए। तो अभी हम लोग को ये जो पर्सन है इसके बारे में पता चलता है, जो कि होता है रूबन एम्पायर का ड्यूक और नाम होता है पोर्गो। तो अचानक से पोर्गो को यहाँ पे देखने के बाद जो थर्ड ड्यूक है वो शांत हो जाता है और वो सोल्जर भी अभी नाइट के हाथ को छोड़ देता है। देखते ही देखते थर्ड ड्यूक यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते पोर्गो से बोलता है कि तुम्हें उस हिट मैजिशियन मतलब मेड्राइन को थोड़ा अच्छी तरीके से खातिरदारी करना होगा। उसे क्राउन प्रिंस के साथ एक साथ देखना असहनीय है और एम्परर पैलेस का जो हॉनर है उसे इम्प्रेस मत करो। थर्ड ड्यूक की कही हुई बातों को सुनने के बाद जो पोर्गो है वो कुछ नहीं बोलता, बस उसकी ओर घूर घूर के देखने लगता है। लेकिन अभी पोर्गो मैजिस्ट्री के पास जाके पूछने लगता है कि योर मैजिस्ट्री, क्या आप ठीक है? तो एम्परर अभी पोर्गो को थैंक यू बोलता है और इसके साथ ही बोलता है कि ये जो एम्पायर है ये धीरे धीरे करके टूट जा रहा है और इस बात का कोई भी संदेह नहीं है। आखिरकार मेरा बेटा लियोन मुझसे इतना ज्यादा नाराज क्यों है? और हाँ, यहाँ पे
पे राजा का बेटा लियोन वो और कोई नहीं क्राउन प्रिंस ही है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस जो कि एलिसन को वॉर के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था उन सभी बातों के बारे में बताने लगता है और इसके साथ ही ये भी बताता है ये जो एम्पायर है ये धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रहा है और यहाँ पे जो कुछ भी बातचीत हो रहा है वो मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। ड्रैगन वॉर के दौरान इस एम्पायर के अंदर ज्यादा लोग मारा न जाए इसके कारण जो राजा है उन्होंने बहुत सारे नाइट सोल्जरों को पास के एम्पायर के अंदर भेज दिया था, लेकिन जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। बहुत सारे ड्रैगन मिलके इस एम्पायर के अंदर अटैक कर देता है, लेकिन उस टाइम पे इस एम्पायर के अंदर इस एम्पायर का जो फर्स्ट कमांडर नाइट है वो था जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ ड्रैगनों के साथ लड़ाई किया था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो गया था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, आप लोगों ने पहले भी वीडियोस में मतलब पुरानी चैप्टरों में एलिसन को कल्टिवेशन रूम के अंदर जिस नाइट के साथ फाइट करते हुए देखे थे वही फर्स्ट नाइट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। क्राउन प्रिंस अभी एलिसन से ये भी बोलता है कि जो फर्स्ट नाइट है उसका गायब होने के बाद ही जो एम्पायर है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जा रहा है और जब से ड्रैगन वॉर चालू हुआ है उसके कुछ सालों के बाद ही आसपास के जितने भी रीजियन है वो सभी डिफीट हो चुका है। तो एलिसन क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? तो एलिसन अभी बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो एलिसन बताता है कि फर्स्ट नाइट के जाने के बाद ही जितने भी कमांडर है वो सभी और पहले जैसा नहीं रहा और जो एम्पायर है वो भी इन सभी के ऊपर जो कंट्रोल है वो भी खो बैठा। और सच में ही इन सभी बातों को बोलते हुए जो क्राउन प्रिंस है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा पैनिक भी हो रहा होता है। क्राउन प्रिंस तो अभी एलिसन के आगे झुकते हुए एलिसन को उसका साथ देने के लिए बोलता है और इस चीज को देखने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एलिसन जल्दी से क्राउन प्रिंस के पास जाता है, उसे उठाते हुए बोलता है कि मैं तो बस एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और शायद से आपको मेरे सामने ऐसे ही नील डाउन होने की जरूरत नहीं है। और ये बोलने के साथ ही एलिसन अपने छाती पे जो बैच है उसके ऊपर अपनी उंगली से टच करता है और देखते ही देखते बैच के अंदर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते हम लोगों को अभी ये देखने के लिए मिलता है कि वो जो बैच है उसके अंदर बहुत सारे सर्किल क्रिएट हो जाता है और यह चीज ये दर्शाता है कि एलिसन एक 9th क्लास मैजिशियन है। और इस चीज को देखने के बाद क्राउन प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एलिसन तो अभी भारी आवाज में क्राउन प्रिंस से बोलता है कि मैं मेरी जो ड्यूटी है उसे अभी भी नहीं छोड़ा हूँ। एलिसन तो अभी क्राउन प्रिंस से ये भी बताता है कि एलिसन इस एम्पायर की मदद तो करेगा लेकिन एलिसन कभी भी पॉलिटिकल मामलों में नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई इस एम्पायर को खत्म करने की कोशिश करेगा या फिर तोड़ने की कोशिश करेगा उसको सबसे पहले मुझसे ही भिड़ना होगा और उस टाइम पे तब मैं एक रेस्टोरेंट मालिक नहीं रहूंगा बल्कि मैं मैजिशियन की तरह ही फाइट करूंगा। एलिसन की कही हुई बातों को सुनने के बाद और एलिसन के सिल में मतलब जो बैज है उसके अंदर 9 सर्किल देखने के बाद क्राउन प्रिंस भी अभी खुश हो जाता है। क्राउन प्रिंस अभी बोलता है कि 9th क्लास आर्चमेज जैसा कि मैंने सोचा था 3 हीरोज में से एक एलिसन है। क्राउन प्रिंस की ये बोलते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को रोरिन को देखने के लिए मिलती है जो कि अभी सोई हुई थी। रोरिन अभी किसी से चिपकते हुए बोलने लगती है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आखिरकार तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। लेकिन अभी एलिसन की जो बॉडी है और रोरिन को कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगती है, तो इसी कारण ही रोरिन अभी जैसे ही चेक करने के लिए अपनी आंखें ओपन करता है तो उस सामने की ओर देखता है कि ये तो और कोई नहीं मेड्रेन होती है। मेड्रेन भी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। मेड्रेन अभी डरते हुए रोरिन से बोलती है कि तुम जाग चुके हो। तो अभी यहाँ पे मेड्रेन को देखने के बाद रोरिन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से के मारे बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपना गंदा हाथ मेरी बॉडी के ऊपर क्यों रखे हो। तो मेड्रेन भी डरते हुए बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जब यहाँ पे आई थी तभी तुम मुझे पकड़ी थी। इसी समय यहाँ पे एलिसन भी आ जाता है। एलिसन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और अगर मैं कुछ देर और बाद आता तो शायद से यहाँ पे एक डिजास्टर आ जाता। रोरिन अभी एलिसन को देखने के बाद एलिसन को कस के पकड़ लेती है, बोलने लगती है कि आखिरकार तो मुझे यहाँ पे छोड़ के कहाँ गई थी। एलिसन रोरिन से बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, आसपास मेरा कुछ काम था जो कि अभी खत्म हो चुका है, चलो घर चलते हैं। इसी समय जो मेड्रेन है एलिसन से पूछने लगती है कि आखिरकार ऐसा क्या काम था जो कि तुम्हें एम्पायर पैलेस के अंदर लेके आया। तो एलिसन मेड्रेन से बोलता है कि हाँ कुछ काम था, लेकिन जब फर्स्ट कमांडर नाइट मतलब डेरिएंट यहाँ पे आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो मेड्रेन अभी एलिसन से बोलता है कि थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि जो थर्ड ड्यूक है वो यहाँ पे आया है। और थर्ड ड्यूक की बात को सुनने के बाद एलिसन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एलिसन अभी बोलता है कि बाप रे बहुत दिनों के बाद मैं इस नाम को दोबारा से सुन रहा हूँ। रोरिन जो कि अभी भी एलिसन से चिपकी हुई थी वो अपने मन में ही बोलती है कि एक और नाम जिसके बारे में मुझे नहीं पता। एलिसन मेड्रेन से बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं मेरा जो टास्क था उसे कंप्लीट कर लिया तो मैं जल्दी ही रिटर्न चला जाऊंगा। टास्क इस वर्ड को सुनने के बाद मेड्रेन भी शॉक हो जाता है। मेड्रेन इसके बारे में पूछता है।
एलिसन अभी मेट्रेन से बोलता है कि तुम मेरे पास्ट के बारे में क्राउन प्रिंस को बताई हो, और इस बात को सुनने के बाद मेट्रेन की हालत पूरी तरीके से चोमू जैसा हो जाती है, ऑब्वियसली डर के मारे। एलिसन तो अभी अपने हाथ में एक मैजिक सर्कल कास्ट करने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि इवन तुमने तो डेरियन के कैसल के बारे में भी बता दिया उसे। एलिसन को अभी ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद मेट्रेन पूरी तरीके से डर जाती है, पसीना पसीना होने लगती है और बोलने लगती है कि नहीं मैंने पूरी बात नहीं बताई है उसे। लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि देखते ही देखते ये जो पहले से इसके अंदर से बहुत ही जोरदार एक चीख निकलती है। मेट्रेन बहुत ही ज्यादा खराब हालत में क्राउन प्रिंस के कमरे से बाहर निकल रही होती है और इस चीज को छुप छुप के पोर्गो साइड से देखता होता है और अपने मन में ही बोलता है कि थर्ड ड्यूक ने जो बात कही थी वो बात सच है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिसन के रेस्टोरेंट का और का सीन दिखाया जाता है। एलिसन अभी जो लिनेट एंड मैटी है इन दोनों को अप्रिशिएट कर रहा होता है, क्योंकि एलिसन जब यहाँ पे नहीं था तब इन दोनों ने ही रेस्टोरेंट को चलाया था। इसके साथ ही एलिसन अभी मिल्टन एंड मिंट को भी शुक्रिया अदा करता है। तो आगे से रोडिन भी बोलने लगती है कि अरे यार मेरे बारे में क्या, मुझे भी अप्रिशिएट करो। इसी समय लिनेट एलिसन से बोलने लगता है कि लेकिन तुमने कहा था तुम जो रेस्टोरेंट है उसे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन तुम तो एक अजीब टाइप के बैग को पहन के हर बार रेस्टोरेंट को चेक करने के लिए आते थे। और इस बात को सुनने के बाद एलिसन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। चोमू जैसा शकल बनाते हुए बोलने लगता है कि इसका मतलब तुमने नोटिस कर लिया मुझे। तो लिनेट बोलता है कि हाँ हम सभी ने ही नोटिस किया। तो एलिसन अभी खसते हुए इन सभी से बोलता है कि तो जैसा कि तुम सभी ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किए हो, इसी कारण ही तुम सभी एक अच्छी रेस्ट डिजर्व करते हो। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो चलो हम सभी मिलके कहीं पे कैंपिंग करते हैं। और इस बात को सुनने के बाद सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मिल्टन अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए और चमक भरी आंखों से एलिसन से पूछने लगती है कि क्या हम सभी एक साथ जाएंगे। तो आगे से एलिसन बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगा, जिससे कि ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि ये कोई कैंपिंग है या फिर कोई फेस्टिवल है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को माचो मैन एंड रेइन को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे एलिसन इन लोगों के पास कैंपिंग के बारे में पूछने के लिए आया होता है। लेकिन माचो मैन एंड रेइन ज्यादा काम होने की वजह से एलिसन को मना कर देते हैं। माचो मैन तो अभी ये भी बोलता है कि मैं तो जा नहीं सकता मेरी बिजनेस की वजह से, लेकिन मैं तुम्हें कैंपिंग करने के लिए एक अच्छी जगह रिकमेंड कर सकता हूँ। अभी एलिसन अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए अभी बिर करके बोलने लगता है कि अरे यार अभी मैं किसके पास जाऊं कैंपिंग करने के लिए और किसको इनवाइट करूं। एलिसन का ये सोचते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलेना के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और इसी क्लिनिक के अंदर अभी हम लोग को जो रेड ड्रैगन सिरेना है उसे भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी लेटे लेटे उबासी ले रही होती है। दूसरी ओर एलेना जो कि अपना हीलिंग मैजिक यूज करते हुए अभी किसी एक बच्चे के हाथ को हील कर रही होती है। एलेना अभी सिरेना से पूछने लगती है कि तो फाइनली तुम जग गए हो। वे दोनों अभी एक साथ बातें कर ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे एलिसन आ जाता है। एलिसन को देखने के बाद अभी जो एलेना है वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। एलिसन एलेना से बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। दूसरी ओर सेरेना एलेना की जो बिहेवियर है, मतलब एलिसन को देखने के बाद एलेना का जो एक्सप्रेशन है उसी के बारे में ही अभी अपने मन में ही सोचने लगती है। एलिसन अभी एलेना से बोलने लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को लेके मैंने प्लान बनाया है कि हम सभी एक साथ बाहर जाएंगे कैंपिंग करने के लिए, और इसी कारण ही मैंने सोचा तुम्हें भी जाके एक बार पूछ लो क्या तुम हम लोग के साथ बाहर जाने में इंटरेस्टेड हो। इस बात को सुनने के बाद एलेना भी तुरंत ही हाँ में ही आंसर देती है और इसके साथ ही एलिसन को उसे पूछने के लिए शुक्रिया अदा करती है। लेकिन दूसरी ओर हम लोग को अभी भी सेरेना को देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी भी अपने सोच में ही डूबी हुई है। एलेना के चेहरे पे खुशी की वजह से जो अलग ही एक्सप्रेशन है उसके बारे में ही सोचने लगती है। सेरेना भी अभी समझ जाती है ये और कुछ नहीं ये प्यार है। तो अभी सेरेना भी एलिसन से बोलने लगती है कि तो चलो मैं भी तुम लोग के साथ कैंपिंग पर चलूंगी। इस बात को सुनने के बाद एलिसन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। चोमू जैसा शकल बनाते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम भी कैंपिंग पर आना चाहती हो। एलिसन की इस बात को सुनने के बाद सेरेना बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए एलिसन से बोलने लगती है कि तुम्हारा ये बोलने का मतलब क्या है? क्या तुम कैंपिंग में जाने के लिए मुझे नहीं पूछने वाले हो? सेरेना की ये कहते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और इसी जंगल के अंदर अभी हम लोग को एलिसन रूरिन मतलब सभी लोगों को ही पोटला पुट्टे लेके आते हुए दिखाए जाते हैं। सामने की ओर अभी हम लोग को एक छोटी सी झरना भी देखने के लिए मिलती है और इस चीज को देखने के बाद सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एलेना अभी एलिसन से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इतनी खूबसूरत एक जगह के बारे में कैसे पता चला। तो अभी एलिसन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैं जस्ट किसी से पूछा था और उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में रिकमेंड किया था। अभी तो हम लोग को लिनेट एंड मैटी को ही आपस में ही फुसफुसाते हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पे जो मैटी है वो लिनेट से ये बोल रही होती है कि एलिसन ने तो कहा था कि बहुत सारे लोगों को ऐड करेगा, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 2 ही लोगों को ऐड किया। तो जो लिनेट है वो अभी मैटी से बोलने लगता है कि ऐसी बातें मत किया करो, वे दोनों की
मुंह से इस तरीके की बातों को सुनने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चोमू जैसे शकल बनाते हुए सभी से बोलने लगता है कि सभी लोग चलो जो भी सामान लेके आए हैं उसे पहले अनपैक करते हैं। एलिसन का ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद एलिसन को अपने बैग के अंदर से कुछ बाहर की ओर निकालते हुए दिखाया जाता है। इसी समय यहाँ पे रोरिन आ जाती है। रोरिन पूछने लगती है कि क्या हम लोग को यहाँ पे रहने के लिए टेंट नहीं लगाना चाहिए? तो एलिसन रिप्लाई देता है कि हाँ लेकिन थोड़ी देर बाद लगाएंगे। और ये बोलने के साथ ही एलिसन अपने पास से एक नोटबुक जैसा कुछ बाहर की ओर निकाल लेता है और सभी को ही चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जल्दी से सुनो, हम लोग अभी इस गेम को खेलने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोगों ने कभी बिजनेस टाइप जो गेम होता है कार्डबोर्ड के ऊपर, बेसिकली जहाँ पे शहरों का नाम होता है और दौर उन सभी शहरों को आप खरीद सकते हो गेम के अंदर नकली पैसों से। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ या नहीं, लेकिन एलिसन के हाथ में अभी जो कार्डबोर्ड है मतलब जो गेम है ये उसी टाइप का ही गेम है, बस जगह का जो नाम है वही सिर्फ अलग अलग है। देखते ही देखते एलिसन गेम का जो सेटअप है उसे कर लेता है। सभी लोग गेम को खेलने के लिए आने लगते हैं। अभी रोरिन एलिसन से पूछती है कि इस गेम का जो लैंग्वेज है ये क्या तुम्हारा जो होम टाउन है उसका लैंग्वेज नहीं है? तो एलिसन बताता है कि नहीं ये जो लैंग्वेज है इसे यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी पढ़ सकते हैं। देखते ही देखते एलिसन जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सभी को 30 लाख LND दे देता है। और LND का फुल फॉर्म आप लोग ही कमेंट करके बताना। तो अभी देखते ही देखते गेम चालू हो जाता है। गेम के अंदर अभी हम लोग को जो लिनेट है उसके पुतले को दिखाया जाता है जो कि अभी सेरेना की टेरिटरी में आके रुकता है। तो इस समय सेरेना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में आने की? तो लिनेट अभी सेरेना से बोलने लगता है कि अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तो सिर्फ एक गेम है। तो वे दोनों को इस तरीके से झगड़ा करते हुए देखने के बाद एलिसन इन दोनों से बोलता है कि मतलब लिनेट से बोलता है कि जैसा कि तुम इसके इलाके में आए हो तो तुम्हें इससे कुछ पैसा दे देना चाहिए। तो लिनेट अभी अपने पास से 40,000 LND दे देता है, जो कि देखते हुए अभी जो सेरेना है वो बोलती है कि इसका कीमत इतना कम क्यों है, सिर्फ 40,000। अभी सीन रोरिन की ओर जाता है जहाँ पे रोरिन को एक गोल्डन कलर की स्पेशल कार्ड मिलती है। रोरिन भी अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन अभी जैसे ही रोरिन इस कार्ड को देखती है तो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ड्रैगन अटैक। और ड्रैगन अटैक की वजह से सिटी के अंदर जितने भी इमारतें हैं जितने भी बिल्डिंग है वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इस चीज को देखने के बाद अभी रोरिन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि वो कौन ड्रैगन था, मैं जाके उसे मार देने वाली हूँ। इसी समय एलिसन जो कि गलती से एलेना के लैंड के ऊपर आ जाता है, लेकिन एलेना अभी इस चीज के कारण बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। एलेना अभी अपने मन में ही एक सिनारियो क्रिएट करने लगती है। अभी हम लोगों को सिनारियो के अंदर एक बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को एक घर को भी देखने के लिए मिलता है। और इसी घर के अंदर अभी तो एलेना भी होती है और एलेना किसी को वेलकम करती है। तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो एलिसन है। एलिसन अभी एलेना के बहुत ही ज्यादा करीब आते हुए एलेना से बोलने लगता है कि बाहर का तूफान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ पे आज रात के लिए रुकना चाहता हूँ, तो मुझे कितना पे करना होगा? एलिसन की एक कहते ही सीन अभी सिनेरियो से बाहर की ओर आता है। एलेना जो कि अपने मन में ही इन सभी सिनेरियो को सोच रही थी और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए रियलिटी में अभी एलिसन से बोलती है कि ये एकदम फ्री है, अच्छी तरीके से रेस्ट करो। एलेना की कही हुई इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तो देखते ही देखते अभी इसी तरीके से नौटंकी चलता रहता है। सभी लोग देखते ही देखते हार जाते हैं, सभी लोग ही धीरे धीरे करके बैंकक्रप्ट हो जाते हैं एंड आखिरी में मतलब जो जीतती है वो होती है एलेना। एलेना भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एलिसन अभी एलेना को एक टोकन जैसा कुछ देता है और बोलता है कि ये जो टोकन है इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए किसी एक काम को फुलफिल करूंगा। मतलब ये जो टोकन है ये एक फ्री विश टोकन होता है जो कि एलिसन पूरा करेगा। एलिसन एलेना को टोकन देने के बाद पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी विश क्या है? तो एलेना अभी एलिसन से बोलने लगती है कि क्या मैं इस टोकन को अभी के लिए सेव कर सकती हूँ? तो एलिसन बताता है कि हाँ इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तुम जब चाहो तब इसे यूज कर सकती हो, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन इसे तुम एक बार यूज कर सकती हो। एलिसन अभी अनाउंस करता है कि इस गेम के अंदर रैंक 2 से लेकर 6 तक जो भी है उन लोगों को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दोनों लास्ट आया है मतलब सेरेना एंड रोरिन, इन दोनों को ही अभी सभी के लिए जो टेंट है उसे लगाना होगा। तो एलिसन की बात के अनुसार अभी वे दोनों मिलके जो टेंट है उसे लगाने लगते हैं, लेकिन इस समय रोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि जो सेरेना थी वो अच्छी तरीके से टेंट को लगा नहीं पा रही थी। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। अभी हम लोग को 2 टेंट को देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे एक टेंट होता है लड़कों के लिए और दूसरा जो टेंट है वो होता है लड़कियों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो मैटी है वो आखिरकार लड़कों वाली टेंट में क्यों सो रही है। खैर जो भी है, अभी सीन दूसरी टेंट की ओर जाता है जहाँ पे हम लोग को अभी भी एलेना को जागती हुई दिखाई जाती है और एलेना अभी भी अपने हाथ में वही सिंगल विश जो टोकन है उसे ही पकड़ी हुई थी। एलेना तो अभी टोकन के ऊपर एक किस भी करती है। इन सभी चीजों से ये पता चलता है
कि एलेना की जो धड़कन है वो जाग उठी है। लेकिन एलेना इसी समय ये महसूस करती है कि अचानक से कोई नींद से उठ गई है और ये और कोई नहीं, ये होता है मिल्टन। मिल्टन अभी टेंट से बाहर जाती उससे पहले उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो पलट के अभी एलेना की ओर ही घूर के देखती है, लेकिन एलेना जल्दी जल्दी से सोने की नाटक करती है। तो अभी देखते ही देखते मिल्टन टेंट से बाहर चली जाती है। लेकिन एलेना इतनी रात को मिल्टन को टेंट से बाहर जाते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। मिल्टन जो कि टेंट से बाहर आके कहीं पे जाने लगती है। तो इस समय जो एलेना है वो भी मिल्टन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होते है। मिल्टन के पीछा करने के बारे में सोचती है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद मिल्टन को एक जगह पे आते हुए दिखाई जाती है जहाँ पे ऑलरेडी कोई एक जन बैठा हुआ था। मिल्टन अभी उस पर्सन से बोलती है कि मुझे माफ करना इतनी रात को तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए। और देखते ही देखते मिल्टन उस पर्सन को गले लगा लेती है। और जैसे ही कैमरा एंगल सामने की ओर जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो पर्सन तो और कोई नहीं मिस्टर मेंट है। और अभी इन दोनों को इस तरीके से लिपटा लिपटी करता हुआ एलेना एक चट्टान के पीछे से दिख रही होती है। और मानी मन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। मिस्टर मेंट अभी जो मिल्टन है उसे बोलने लगता है कि हम दोनों तो इस बात से एग्री हुए थे कि हम दोनों की ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में हम दोनों किसी को भी नहीं जानने देंगे। तो मिल्टन बताती है कि हाँ ऐसा ही होगा और मैं यहाँ पे चोरी छिप के आया हूँ, मतलब सभी लोग सो रही है और किसी को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मिल्टन ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इसी जगह पे एलेना के साइड में अभी सेरेना एंड रोरिन भी आ जाती है। रोरिन आते ही अभी पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रही है। तो अचानक से यहाँ पे आवाज सुनने के बाद जो मिल्टन है एंड जो मिस्टर मेंट है दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, पूरी तरीके से शर्माने लगते हैं और इसके साथ ही दोनों ही एक साथ तू में करने लगते हैं। और इस सीजन के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो यार देखो, जो भी चैनल पे पहली बार आए हो, मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और मैं ये भी आशा करता हूँ कि शायद से आप लोगों ने ये वाली वीडियो को पूरी देखी हो।